हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की। सो काफ़ी लोगों से पता चला है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में लोग काफ़ी फेल हो जाते हैं और अपने कैश फ्लोज को मैनेज नहीं कर पाते हैं। सो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो इम्पॉर्टेंटली फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली सिंपल और बैलेंस्ड होनी चाहिए। सो हम 5 पॉइंट्स में बताएंगे कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। सो 5 पॉइंट्स हैं: सेविंग्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंसेस एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स अलॉन्ग विद टैक्स प्लानिंग। ओके, तो सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सेविंग्स। तो सेविंग्स एटलीस्ट आपको आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। जो भी आपके 6 महीने का एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि आपके अगर मंथली एक्सपेंसेस है 20,000 रुपीज़, तो आपके बैंक में 6 महीने के एक्सपेंसेस तक का फंडिंग होना चाहिए, 1,20,000 रुपये। ताकि अगर जैसे कोरोना जैसी सिचुएशन है जहाँ पर काफ़ी लोगों का जॉब लॉस हो रहा है, तो वो डिफ़िकल्टी ना फेस करें और विद इन 6 मंथ्स वो अपना जॉब फाइंड कर सकें। सो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ किसी के साथ भी आ सकती है, तो बेटर है कि आप अपने बैंक में बैलेंसेस रखें और आप ज़्यादा टेंशन फ्री रहें, मतलब बेसिकली उसके बाद। और नेक्स्ट है लोन के बारे में। तो लोन दो टाइप के होते हैं, अच्छे लोन और बुरे लोन। तो जो जैसे कि हाउसिंग लोन है जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 से कम में होती है, तो वो अच्छे लोन है। और जो कि क्रेडिट कार्ड्स या फिर पर्सनल लोन्स हैं और जिनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो बुरे लोन है। तो आपको सबसे पहले अपने बुरे लोन्स भी क्लोज़ कर देने चाहिए। और क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो बेसिकली एक ट्रैप है। अगर आप हर महीने मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते गए, तो बेसिकली ये कभी आपका ख़त्म होगा ही नहीं और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी 30 to 40% चार्ज होता है। सो ये ट्रैप में आप प्लीज़ ना फंसें, बिकॉज 25 to 30 की एज में मोस्टली पब्लिक ये ट्रैप में फंस जाती है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम इंश्योरेंस के ऊपर। तो इंश्योरेंस भी अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास मल्टीपल इंश्योरेंसेस हैं। यूनिट लिंक्ड प्लान्स, LIC की काफ़ी पॉलिसीज़ हैं जो लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने क्यों ओपन करवाई थी। सो ऐसे काफ़ी पॉलिसीज़ हैं और जिन पे इतना इनको इफेक्टिव रिटर्न कुछ है नहीं, जो FD भी दे देती थी या बैंक सेविंग अकाउंट भी दे सकता था। सो आपको बेसिकली दो टाइप के इंश्योरेंसेस आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक मेडिकल इंश्योरेंसेस। सो लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस एक टर्म इंश्योरेंसेस है। तो टर्म इंश्योरेंस खाली जो वर्किंग मेंबर है फैमिली का, उसका ही होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो 25 से 26 साल के लोगों को टर्म इंश्योरेंस लेस देन 10,000 के प्रीमियम पर मिल जाता है, सालाना प्रीमियम 10,000 के अंदर। सो आप काफ़ी साइट्स हैं जिन पे आप सर्च करके अच्छा एक टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। और कितना टर्म इंश्योरेंस करना चाहिए, तो बेसिकली अगर आपकी सैलरी एनुअली अगर आपकी सालाना इनकम है 5 लाख रुपए, तो आपको 20 टाइम्स ऑफ दैट सैलरी, मतलब 20 गुना उसका 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। सो काफ़ी ज़रूरी है टर्म इंश्योरेंस। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो एटलीस्ट आपके फैमिली सिक्योर्ड रहेगी। नेक्स्ट आते हैं हम मेडिकल इंश्योरेंस पे। सो मेडिकल एम बेसिकली सारे मेंबर्स का होना चाहिए और एटलीस्ट 1 से 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस पर पर्सन होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि मेडिकल अगर कुछ एक्सपेंसेस आ जाते हैं पोस्ट, प्री और ड्यूरिंग दी सर्जरी और एक्सपेंसेस जो भी हैं, तो इसका इंश्योरेंस कंपनीज आपको पेमेंट कर देगी, तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिल सकता है और एक साथ आपको उस समय बर्डन नहीं आएगा। सो इंश्योरेंस काफ़ी ज़रूरी है। और ये भी आपको लेसर देन 10,000 में आपको 5-1 लाख का प्रीमियम का मिल जाएगा, एनुअल प्रीमियम का। सो मंथली आपको 1,000 के आसपास पड़ेगा। सो ये तो आपका आप देखेंगे तो 1,000 रुपये पर मंथ में आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल सकता है और 1,000 रुपये पर मंथ में आपको टर्म इंश्योरेंस। तो 2,000 रुपये में आपको आप सिक्योर्ड कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। तो इन्वेस्टमेंट्स में भी 4 कैटेगरीज हैं। इक्विटी और म्यूचुअल फंड है, आपको एक एक्सपोजर लेना चाहिए। फिर आता है गोल्ड और एक आता है रियल एस्टेट। सो इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स का बेसिकली क्या है, अगर आप जैसे कि अगर आपके फाइनेंशियल बर्डन जितने नहीं हैं या आप के चिल्ड्रंस अभी तक स्कूल गोइंग नहीं है और आप के चिल्ड्रंस की मैरिज का बर्डन नहीं है इमीडिएटली, तो आप इक्विटी में एक्सपोजर आपको ज़रूर लेना चाहिए और इक्विटी काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में।
अब सपोज़ ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो इक्विटी में ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें या तो आपको एक किसी की सलाह लेनी चाहिए जो इन्वेस्टिंग फर्म्स हैं, या फिर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए रेदर देन इक्विटी। सो म्यूचुअल फंड्स में भी बेसिकली आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जो कि मंथली आप कुछ अमाउंट आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड्स भी FD से आपको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अब हम बात करते हैं गोल्ड का। सो गोल्ड लोग प्रेफरेबली ज्वेलरीज खरीदते हैं ज़्यादा, तो बट यहाँ पर मैं कुछ एक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ जो ज्वेलरीज नहीं है, बिकॉज ज्वेलरीज में आपको मेकिंग चार्जेस लगते हैं और टैक्सेस लग जाते हैं। सो बट अगर एक गवर्नमेंट ने एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड रिलीज़ करती है गवर्नमेंट हर साल, जिस पे आपको गोल्ड के ऊपर आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है, और इस पर कैपिटल गेन भी नहीं है। आप 5 साल का लॉक इन रहता है, और 5 से 8 साल का आपका इसमें रख सकते हैं, और अमाउंट उसके बाद आपको उसको गोल्ड भी कन्वर्ट करवा सकते हैं 8 साल के बाद या 5 साल के बाद, जैसे भी आपको कन्वीनियंस लगता है। तो ये बात हो गई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। और अब बात करते हैं नेक्स्ट रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट एक्चुअली काफ़ी कैश रिक्वायरमेंट रहती है रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो, फर्स्टली। और सेकेंडली हाँ, दो चीज़ें हैं रियल एस्टेट। अगर आपके सपोज़ घर नहीं है तो आप होम लोन लेके घर ले सकते हैं खुद का, तो एक वो रियल एस्टेट में आप एसेट क्रिएट कर सकते हैं, और उस पर आपको आप देखेंगे तो बेसिकली आपको टैक्स डिडक्शंस भी मिल जाएगा, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल है। सेकंड रियल एस्टेट का है कि अगर किसी का बिजनेस है तो वो अपना शॉप या ऑफिस खरीद सकता है। बट अगर और इन्वेस्टमेंट के लिए बोलेंगे तो आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स हैं, और मेजॉरिटी लोग प्रेफर करते हैं रियल एस्टेट में रेदर देन इक्विटी मार्केट्स में, क्योंकि वो रियल एस्टेट तो होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म तक, बट इक्विटी या म्यूचुअल फंड वो लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करते हैं। बट प्रेफरेबली क्या है कि अगर आप देखेंगे तो टैक्सेस लग जाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, फिर आप देखेंगे तो अगर किसी को रेंट पे दिया है और रेंट रिकवर नहीं हो रहा है तो ऐसे सब लॉसेस भी हैं। सो अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं तो जी हाँ, आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, अदरवाइज़ मैं प्रिफर नहीं करूँगा रियल एस्टेट अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं बेसिकली हमारे रिटायरमेंट और टैक्स सेविंग प्लान्स के लिए। तो रिटायरमेंट के लिए भी एक नेशनल पेंशन स्कीम है, जो आप आज से लेके 60 इयर्स तक के एज तक आप पैसे उसमें डाल सकते हैं, और वो आपको 10 to 12% एनुअल रिटर्न देता है। और आफ्टर 60 इयर्स के बाद में आपको 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं, और बैलेंस जो है वो आपको एन्यूटी के तौर पे मंथली इनकम जैसे आपको प्लान में मिलेगा। तो ये आपको 60 साल के बाद की आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग हो जाएगी, और इसको आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी मिलता है ओवर एंड अबाउ 80C। जो सेक्शन 80C की लिमिट है 150, उसके ऊपर आपको ये 50,000 का बेनिफिट मिलता है। और टैक्स बेनिफिट्स में अगर आप देखेंगे तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हैं, जो कि आपको लार्ज कैप और मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स के जितने रिटर्न्स देती है, तो आप ELSS में भी आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली टैक्स प्लानिंग भी ज़रूरी है। जिनकी इनकम्स 5 लाख से ज़्यादा है उनको टैक्स प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। एटलीस्ट 1.5 लाख की जो उनको डिडक्शंस मिल रही है 80C में, उतना उनको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। और काफ़ी लोग टैक्स प्लानिंग भी नहीं करते हैं और टैक्स ज़्यादा पे कर लेते हैं। सो ये तो था हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। सो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप का फाइनेंशियली आप सिक्योर्ड हैं, और आगे जाके आपको फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। सो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में कि अगर और कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम। या